हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे अपना मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और जानते रहिए कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के फोर्थ मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जानते रहिए कि इस मॉडल पेपर में भी हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए यहाँ अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, देखिए फूल, उस फूल के सामने देखिए गुलदस्ता लिखा है, फिर उसके बाद खिलाड़ी लिखकर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया। देखिए इसका आपस में रिलेशन क्या है। तो जानते रहिएगा, देखिएगा जो गुलदस्ता होता है उस गुलदस्ते में अलग अलग फूल होते हैं, मतलब कई फूलों से मिलकर तब जो ग्रुप बनता है उसको आप गुलदस्ता बोलते हैं। उसी तरह अलग अलग जब खिलाड़ी होते हैं तो अलग अलग खिलाड़ियों का जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को आप बोलते हैं टीम। जैसे आप कहते हैं खिलाड़ियों की टीम, जैसे इंडियन टीम में कई खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको आप टीम बोलते हैं। इसलिए हमारा टीम ऑप्शन देखें कहां है, देखो ऑप्शन डी में है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए आया है MILD, फिर देखिए उसके बाद आया है KNOH, और उसके बाद देखिएगा फिर है GATE, और उसके बाद आया है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब देखिएगा अगर हमें यहाँ जो दो वर्ड दिए गए हैं MILD और NKOH, इन दोनों का अगर रिलेशन हम समझ जाएंगे तो आगे जो GATE के बाद इससे रिलेटेड कौन सा शब्द बनेगा या वर्ड बनेगा वो हम ऑलरेडी समझ जाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो आया है MILD और KNOH में क्या रिलेशन है। तो देखिए इसको रिलेशन कैसे समझेंगे, पहले इसको हम नोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, MILD, और उसके नीचे हम लिखेंगे NKOH। अब इनमें देखेंगे इसमें आपस में रिलेशन क्या है। तो देखिएगा अब देखिएगा सीक्वेंस एक बन गया है, M के नीचे N आया। अगर हम कहें M के नीचे N आया है, M और N के बीच में कितने लेटर की गैपिंग है, कोई नहीं, तो इसका मतलब जीरो आएगा। फिर देखिएगा I और K के बीच में अगर देखें तो एक लेटर का गैपिंग है, L और O के बीच में 2 लेटर का गैपिंग है, D और H में 3 लेटर का क्या है, गैपिंग है। इसी तरह से हमें इसी सीक्वेंस को हमें दूसरे जो यहाँ क्वेश्चन दिया है GATE, इसी फॉर्मेट में लेके चलना है। तो देखिएगा M और N के बीच में कोई लेटर का गैपिंग नहीं था, तो G के बाद क्या आता है, H आता है। तो यहाँ पे G के बाद H लिख देंगे क्योंकि जीरो मतलब यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं है। फिर देखिए I और K के बीच में कितने लेटर की गैपिंग थी, एक लेटर की गैपिंग, तो A के नीचे भी हमें एक लेटर की गैपिंग करेंगे तो आ जाएगा C आ जाएगा। उसी तरह L और O के बीच में 2 लेटर की गैपिंग थी, तो T के बीच में भी हमें 2 लेटर की गैपिंग करेंगे तो हो जाएगा W। उसी तरह D और H के बीच में 3 लेटर की गैपिंग थी, तो जब E और E के बाद हम जब 3 लेटर की गैपिंग करेंगे तो हो जाएगा I। अब हमारे पास एक नया वर्ड मिल गया जो है वो है HCWI। तो हम देखेंगे HCWI, देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि गणित उसी प्रकार संबंधित है संख्या से जैसे इतिहास संबंधित है। तो इतिहास किस से संबंधित है, तो जानते रहिए गणित जिस प्रकार से संख्या से संबंधित है उसी तरह से जो इतिहास है वो तिथियों से संबंधित है। उसमें बहुत ढेर सारी आपको तिथियां मिलेंगी, तो तिथियां देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से लीप वर्ष कौन सा है। तो अब ये लीप वर्ष क्या होता है, तो जानते रहिएगा लीप वर्ष को ऐसे शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। लीप वर्ष का मतलब होता है कि फरवरी का महीना, फरवरी का महीना अगर 29 दिन का है तो वो लीप वर्ष होता है, और 28 दिन का है तो वो लीप वर्ष नहीं होता है। तो जानते रहिएगा लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो जानते रहिएगा कि जो यहाँ संख्या लिखा है, संख्या का मतलब ईयर, जो भी वर्ष या जो भी ईयर जो है मतलब जिसमें संख्याएं होती हैं, तो जो संख्या 4 या 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होगा, लेकिन जो संख्या 100 से विभाजित हो जाए वह लीप वर्ष नहीं होगी। और थर्ड ही कंडीशन है, लेकिन कोई संख्या अगर 4 और 100 दोनों से विभाजित हो जाए तब भी वह लीप वर्ष नहीं होगी। मतलब अगर 4 से या 400 से हो जाए तब तो लीप वर्ष है, लेकिन अगर 100 से विभाजित हो रहा है तो लीप वर्ष नहीं है। लेकिन अगर वो संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है और 100 से भी विभाजित हो रही है तब भी वो लीप वर्ष नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई संख्या 4 से भी विभाजित हो रही है, 100 से भी विभाजित हो रही है और 400 से भी पूरी तरह विभाजित हो रही है तब वो लीप वर्ष कहलाएगा। अगर आप इन सारी कंडीशन को देखें तो बहुत ऐसा लग रहा है टफ हो रहा है, तो इसको देखिए इजी कर दे रहे हैं। इजी बस इतना याद रखिए, जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब 400 से भाग देने पर पूरी तरह उसका जो शेषफल है वो 0 आ जाए, तो जान लीजिए वो क्या है, लीप वर्ष है। तो कहने का मतलब है जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होगा, और जो 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। बस एक लाइन याद रखिए कि जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा वो लीप वर्ष होगा, और जो नहीं होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा। अब देखिएगा हमारे पास देखिएगा
4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए आया है 2000 दिया है, 1800 आया है, 1400 आया है और 1700, और अगर 400 से आप भाग देंगे तो केवल एक ही है, वो है 2000, जो कि पूरी तरह से कटेगा और कोई भी नहीं कटेंगे, इसलिए हमारा जो लीप वर्ष होगा वो होगा 2000। तो 2000 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि यदि चिकित्सक ज्वर, औषधि तथा स्वास्थ्य को क्रम पूर्वक लिखा जाए तो कौन सा क्रम सही है। अब देखिए कौन सा क्रम सही है, तो पहले ये देख लेंगे। देखिए एक इमेजिन करिए, मान लीजिए कि आप जो है बीमार हो गए हैं। अगर आप बीमार हो गए हैं तो अब बीमार हो जाना, बीमारी का मतलब मान लीजिए ज्वर हो गया है आपको, ज्वर मतलब बुखार। मान लीजिए अगर आपको बुखार हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बीमारी हो रही है, ज्वर मतलब बुखार हो गई, बुखार होने के बाद आप क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर मतलब चिकित्सक आएंगे, चिकित्सक फिर आपको दवा देंगे, मतलब मेडिसिन, उसे औषधि कहते हैं। और जब आप दवा खा लेंगे तो उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या होगा, पहले बीमारी आएगी, फिर डॉक्टर आएंगे, फिर दवा होगी, उसके बाद आप स्वस्थ होंगे। तो ये सीक्वेंस हमें देखना है कि पहले बीमारी, उसके बाद दवा, उसके बाद डॉक्टर, फिर दवा, फिर स्वास्थ्य होंगे। और अगर ये ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ज्वर पहले आया, ज्वर का मतलब पहले बीमारी होगी, फिर उसके बाद चिकित्सक आएंगे, मतलब फिर डॉक्टर आएंगे, फिर डॉक्टर आपको औषधि देंगे, औषधि मतलब दवा देंगे, उसके बाद आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किमी पूर्व की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किमी जाता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, सही उत्तर नीचे दिए हुए संभावित उत्तरों में से ज्ञात करो। तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो मान लीजिए हमारा डायग्राम हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले कोई इंसान है कि देखिए वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले कोई इंसान पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए पूर्व की दिशा की तरफ अगर आपका फेस है तो आपका बायां, बायां मतलब आपका जो लेफ्ट पड़ेगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ पड़ेगा, उत्तर की तरफ। तो मान लीजिए उत्तर की तरफ फिर जाता है कितने, 3 किलोमीटर। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला गया। फिर कह रहे हैं इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर, तो बाईं ओर फिर मुड़ेगा, मतलब अगर मान लीजिए आपका जो उत्तर की साइड आपका फेस है और आपको बाईं तरफ मुड़ना है, बाईं का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट तरफ अगर मुड़ना है तो लेफ्ट तरफ किधर मुड़ेंगे आप जो है पश्चिम तरफ आपका लेफ्ट होगा। तो मान लीजिए उधर मुड़कर 3 किमी जाता है। तो मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक फिर आ गए 3 किमी। अब कह रहा है कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अगर आप देखें किस दिशा में है तो एग्जैक्टली उसका जो एंडिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है, उत्तर में हुआ है। तो उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, उत्तर में है। तो उत्तर देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए अगर क्वेश्चन ये होता कि अब वो किस दिशा की तरफ जा रहा है, अगर दिशा की तरफ जाने की बात होती तो वो जा रहा है पश्चिम की तरफ, लेकिन कहें कि किस दिशा में है तो अभी वो एग्जैक्टली उत्तर, देखिए उत्तर की ये लाइन बनी हुई है और एग्जैक्टली उत्तर पे ही वो एंडिंग कर रहा है। तो एग्जैक्टली उसकी जो पोजीशन है वो भी उत्तर में है, लेकिन उसका जा किधर रहा है, वो जा रहा है पश्चिम तरफ। तो वो ये नहीं पूछ रहा है किधर जा रहा है, वो अभी कहाँ है, तो अभी वो उत्तर में है और इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्री नहीं है तो y और z में क्या संबंध है। तो देखिए हमें ये संबंध बताना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है पहले वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं। तो x y चूंकि बच्चे हैं तो ये नीचे रहेंगे और z क्या है, पिता है, तो एक जनरेशन पिता ऊपर जाएगा। तो मान लेंगे कि यहाँ पे x और y दोनों चूंकि बच्चे हैं तो वो सेम जनरेशन को होंगे, इसलिए इक्वल हम यहाँ पे लाइन कर खींच के रख देंगे इक्वल। तो यहाँ x हो गया, y हो गया। अब x y का पिता कौन है, z है, तो z को हम ऊपर लिख देंगे। तो ये हो गया z और z के नीचे x y, ये दोनों क्या हो गए, इसके बच्चे हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि z x का पिता है, तो यदि z जो है वह x का पिता है तो ठीक है, वो तो x का पिता है ही z। तो कह रहा है कि परंतु y z का पुत्र नहीं है। तो y अगर z दिखेगा, z के दो बच्चे हैं, x हो गया और y हो गया। तो अब देखिए अगर कह रहा है कि y z का पुत्र नहीं है, तो जब पुत्र नहीं होगा तो है तो उसका बच्चा ही, तो पुत्री इसका मतलब होगा। तो हम यहाँ पुत्री नोट कर लेंगे। चलिए मान ले रहे हैं तो पुत्री ये होगा। तो कह रहे हैं कि y और z में क्या संबंध है। तो y और z में क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है पिता पुत्री या पुत्री पिता का संबंध है। तो हम देखेंगे पिता पुत्री या पुत्री पिता कहीं आया है, देखिए आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे कहाँ आया है, दिखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मधुकर ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माता मेरे माता की इकलौती पुत्री है। मधुकर का महिला से क्या संबंध है, ये हमारा क्वेश्चन। यहाँ कंडीशन बताता जाएगा, वैसे वैसे
हम भी नोट करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मधुकर ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, तो यहाँ बोलने वाला कौन है? मधुकर है। और किसके बारे में बात कर रहा है? एक महिला के बारे में। अब कह रहा है कि इसकी माता, इसकी मतलब इस महिला की जो माता है, तो पहले हम नोट कर लेंगे महिला की बात आई है और महिला की माता की बात आई है, तो महिला को नीचे लिखेंगे। और चूंकि महिला से एक जनरेशन ऊपर है उसकी माता, तो ऊपर क्या लिख देंगे? माता। तो ये हो जाएगा ऊपर माता, नीचे हो जाएगी महिला। अब कह रहा है कि इस महिला की जो माता है मेरे सास की इकलौती पुत्री है। तो मेरे सास की पुत्री कौन है? महिला की माता। तो मान लेंगे कि माता के सामने मधुकर लिख देंगे और मधुकर की सास एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर चली जाएंगी, तो मधुकर की सास हो गई। अब कह रहा है कि जो महिला की माता है मधुकर की सास की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब अगर हम मधुकर के सास और महिला की जो माता है उनके बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो जो मधुकर की जो सास है वो क्या लगेंगी? पुत्री लगेंगी महिला की जो माता आई है। इसका मतलब कि सास की जो है पुत्री कौन है? यहाँ पे जो माता है, मतलब महिला की जो माता है वो मधुकर की सास की पुत्री हो गई। इसका मतलब जब उसकी पुत्री हो गई तो मधुकर और महिला की जो माता है दोनों के बीच अगर हम बात करें तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मधुकर का महिला से क्या संबंध है? तो सोच के बताइएगा, महिला की जो माता है अगर मधुकर की क्या है? बीवी है या वाइफ है, तो मधुकर का महिला से क्या रिलेशन है? तो मधुकर पिता हो जाएगा और महिला जो हो गया वो पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब कि पिता और पुत्री का संबंध है। तो मधुकर कौन है? यहाँ पिता है, तो हम यहाँ पिता देखें कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखते हुए सुमित ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा न कोई भाई है न कोई बहन है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सुमित इस किसकी तस्वीर की ओर देख रहा था? ये क्या है हमारा? अब देखिए क्वेश्चन जैसे कंडीशन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की तस्वीर को देखते हुए सुमित ने कहा, तो सुमित कहने वाला कौन है? सुमित है। और किसको देखकर बोल रहा है? एक व्यक्ति की तस्वीर की तरफ देखते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसकी माँ, इसकी मतलब उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति तस्वीर वाले व्यक्ति की जो माँ है, तो अब व्यक्ति की बात आई है तो व्यक्ति को हम लिख देंगे, और व्यक्ति की माँ की बात आई है तो व्यक्ति की माँ चूंकि एक जनरेशन ऊपर है तो एक जनरेशन ऊपर चले जाएंगे, तो नीचे हो जाएगा व्यक्ति, उसकी माँ जो है एक जनरेशन ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे। फिर कह रहे हैं कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी। अब देखिएगा मेरे पिता के पुत्र की मतलब, मेरे मतलब किसकी? सुमित अपने लिए खुद कह रहा है कि मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी की बात कह रहा है। और आगे कह रहा है कि मेरा कोई भाई भी नहीं है, मेरा कोई बहन भी नहीं है। जब कोई दूसरा भाई बहन है इसका मतलब वो अपने पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब उसका कोई भाई कोई बहन नहीं, मतलब अपने पिता की अकेली संतान कौन है? सुमित खुद ही है। और क्वेश्चन उसने कहा था कि व्यक्ति की माँ जो है वो मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो जब उसका कोई दूसरा भाई बहन है ही नहीं तो उसका अपने पिता का पुत्र वो खुद ही हो जाएगा। तो मतलब सुमित अपनी खुद की बात कर रहा है और कह रहा है व्यक्ति की माँ जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मतलब उसकी खुद की पत्नी है। तो सुमित यहाँ अपनी ही बात कर रहा है, तो मतलब व्यक्ति की जो माँ है वो सुमित की यहाँ पत्नी है। इनका जो रिलेशन है वो पत्नी का रिलेशन है। जब सुमित और व्यक्ति की माँ पति पत्नी हो गए तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित का व्यक्ति जो सुमित है वो किसकी तस्वीर की ओर देखकर इशारा कर रहा है? तो पहले हम ये देखेंगे सुमित और व्यक्ति में क्या रिलेशन है। तो सुमित और व्यक्ति में अगर हम रिलेशन देखेंगे तो व्यक्ति हो जाएगा पुत्र उसका हो जाएगा और सुमित हो जाएगा पिता। अगर ये कहें सुमित किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसकी तस्वीर की तरफ देखकर बात कर रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो अपने पुत्र की तस्वीर की तरफ इशारा देखकर बोल रहा है। तो हम यहाँ पुत्र देखें कहाँ है? देखो ऑप्शन नंबर ई में है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी की वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब विपरीत का मतलब होता है कि उल्टा लिखा जाए। जैसे शुरुआत हम ABCD से करते हैं तो ABCD से नहीं बल्कि ZYX इस तरह से लिखना, WUVU इस तरह से करके हम उल्टा लिखते हुए चले आए। उल्टे क्रम में अगर हम लिखते हुए आए तो कह रहा है कि तो बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से। तो जैसे मान ली हमने A to यहाँ पे Z to A लिख दिया, उल्टे क्रम में लिख दिया ABCD, तो अब कह रहा है कि बाईं ओर से 7वां, बाईं ओर से मतलब यहाँ लेफ्ट साइड से 7वां हमें देखना है। तो लेफ्ट साइड से अगर हम 7वां देखेंगे तो देखिएगा ZYXWVUT, टी पे हमारा 7वां आएगा, तो हमारा टी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। टी देखिए कहीं ऑप्शन में है, देखिए कहीं नहीं आया, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। तो हम अपने से नोट कर लेंगे कि बाईं मतलब लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो जो 7वां जो आएगा लेटर वो होगा हमारा टी। तो टी को हम लिखकर अपने से क्लिक कर देंगे, जानते रहिए। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शब्द, देखिए स्पेलिंग देखिएगा है DOUBCE में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, तो उनमें से
अंतिम अक्षर कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिएगा अगर आप जनरली देखेंगे तो किन्हीं दो अक्षर के बीच में आपको 26 लेटर का गैपिंग नहीं मिलेगा। इसको किया कैसे गया है? देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह से, देखिएगा यहाँ जैसे आया है बी और सी, बी और सी। देखिए सबसे पहले देखिए कि सीक्वेंस में कौन सा, देखिए डी के बाद यू नहीं मैच कर रहा है, ओ के बाद यू नहीं मैच किया, यू के बाद बी बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, बी के बाद सी मैच करेगा। जानते रहिए जिसके बाद तुरंत लेटर आएगा सेम उसी में हमें एग्जैक्टली हमें मिलेगा 26 लेटर। अब बी और सी के बीच में 26 लेटर का कैसे गैपिंग है? अगर आप बी के बाद सी देखेंगे तो एक भी लेटर का गैपिंग नहीं है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है। अब देखिए इस टाइप से कुछ लिखना है जैसे आपको दिख रहा है, तो ये हमारा सी हो गया। सी के बाद अगर हम ई एफ जी एच ऐसे लिखते चले जाएंगे तो हमारा टोटल जो आएगा, जो एंडिंग होगी वो बी पे होगी। अब अगर सी से बी तक अगर आप काउंट करेंगे तो ये टोटल कितने आ जाएंगे? 26, मतलब राउंडिंग के फिगर पे चलना है हमें, तो राउंड जब करके पहुंचेंगे तो 26 हो जाएगा। अब ये देखिएगा सी से लेकर बी तक काउंट करेंगे तो आपको 26 मिलेगा। अब 26 लेटर ये आ गए हैं, लेकिन ये जो 26 लेटर आए हैं ये किन दो लेटर्स के बीच में है? तो बी और सी तो इसमें ही काउंट हो गए, 26 तभी हो रहे हैं। और ये दोनों किस में आए हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ यू आया है और एक क्वेश्चन में एक तरफ यू आया है, एक तरफ ई आया है, और यू और ई के बीच में जो बी सी है इनको आप काउंट कर रहे हैं राउंड बना के, तब 26 लेटर आ रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो लास्ट लेटर है इसमें वो बताइए कौन सा है। तो लास्ट वाला अगर आप ध्यान से देखें यू और ई में तो हमारा क्या है? ई है, ई हमारा लास्ट है, तो ई ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ई देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर हम ई को क्यों क्लिक कर रहे हैं? देखिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि शब्द जो आया है डी ओ यू बी सी ई में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, इसका मतलब कि टोटल दो अक्षर कुछ ऐसे होंगे, दो लेटर ऐसे होंगे, उन दो लेटर के बीच में कुछ ऐसे जैसे होगा कि जिसमें टोटल काउंट करने पे 26 आना चाहिए लेटर। तो अगर आप बी और यहाँ पे देखें बी और सी, तो बी और सी के बीच में अगर आप देखेंगे 24 होगा, और जब बी को भी ऐड कर लेंगे तो 25 हो जाएगा, और सी को भी ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 26। तो बी और सी को मिलाकर 26 होंगे जितने की वर्णमाला में होते हैं। अब ये 26 हो गए लेटर। अब 26 लेटर के पहले कौन सा आया था? अगर इन दोनों को 26 हो गया तो इनके पहले कह रहा है कि इसके बीच में किनके बीच में 26 लेटर कंप्लीट हो रहा है। तो बीच में किसके कंप्लीट हो रहा है? यू और ई के, इसलिए हमने ई को क्लिक कर दिया। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कलम, कलम के सामने देखिए है रिफिल, और रिफिल के आगे देखिए पेंसिल, और पेंसिल के बाद आ गया है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो पहले आया है कलम आया है, तो देखिए कलम में क्या डालते हैं? रिफिल डालते हैं, तब पेन चलना प्रारंभ करता है। उसी तरह हम बात करें पेंसिल, तो पेंसिल देखिए एक लकड़ी का फ्रेम होता है, लकड़ी के फ्रेम के अंदर एक रिफिल टाइप का, उसमें भी एक क्या होता है? स्लेटी कलर का, जो ब्लैक कलर का जो होता है मटेरियल, वो डाला जाता है, उसी से आप लिखते हैं। तो पेंसिल के अंदर क्या होता है? तो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का होता है वो लैड होता है, जानते हैं। तो लैड देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा पेंसिल का जो लकड़ी का जो फ्रेम होता है उसके अंदर जो रिफिल टाइप का एक रहता है जिससे आप लिखते हैं उसे लैड कहते हैं, इसलिए हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आया है तोता, तोता के सामने देखिए आया है पिंजड़ा, उसके बाद देखिए आदमी, आदमी के बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या रिलेशन है? देखिएगा तोता और पिंजड़ा की बात करें तो देखिए तोता क्या है? पक्षी होता है और वो पिंजड़े में रहता है, तो पिंजड़ा क्या है उसके लिए? घर है या क्या है उसके लिए? तो देखिएगा अगर हम बात करें तोता के लिए जो पिंजड़ा होता है वो उसके लिए घर नहीं है बल्कि एक जेल होता है। क्यों? क्योंकि जेल और घर में क्या अंतर होता है कि घर का मतलब होता है चाहे जब आप बाहर चले जाएं चाहे जब अंदर आ जाएं वो आपका घर होता है, लेकिन जेल का मतलब होता है अगर आप अंदर चले गए तो आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकते। तो तोता के लिए जो पिंजड़ा होता है वो एक जेल होता है जिसमें वो खुद से बाहर नहीं आ सकता। उसी तरह जब तोता के लिए अगर पिंजड़ा एक जेल के समान है तो आदमी के लिए कंडीशन कहाँ होती है? जहां जाने के बाद अपनी मर्जी से नहीं आ पाता, तो वो है जेल ही होता है कि जेल में इंसान एक बार चला गया तो अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता। तो इसलिए हमारा जो आदमी के बाद जो ऑप्शन बनेगा वो जेल होगा। तो यहाँ जेल देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा कि जेल में जाने के बाद जो फीलिंग इंसान के अंदर आती है सेम वही फीलिंग तोता के अंदर आती है जब वो कहाँ जाता है? एक पिंजड़े में कैद हो जाता है। तो पिंजड़ा क्या है? उसके लिए जेल है। जानते 14 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से दुगनी है, मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटा हूँ परंतु बहन से 3 वर्ष बड़ा हूँ। यदि मेरी बहन की आयु इस समय 12 वर्ष है तो मेरी माँ की आयु क्या है? अब देखिए हमारा पूरा
क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिएगा, इसमें मेन पॉइंट क्या है, देखिए क्वेश्चन शुरू में ही बोल दिया है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से दुगनी है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पता करना है माँ की आयु के बारे में, क्योंकि लास्ट में पूछा है कि मेरी माँ की आयु क्या है। लेकिन उससे पहले हमें पता करने पड़ेगा, क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया गया है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से दुगनी है। तो पहले भाई की आयु अगर हमें पता चल जाएगी तो भाई की आयु का दुगुना कर देंगे तो माँ की आयु ऑलरेडी निकल आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, भाई की आयु, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इस सीक्वेंस में हमें देखना है कि सबसे छोटा इनमें कौन है और सबसे बड़ा इनमें कौन है। तो देखिए क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटा हूं, तो मतलब मैं छोटा हूं और भाई बड़ा है, तो मतलब कि मैं नीचे आ जाऊंगा और मेरा बड़ा भाई जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, मैं ये हो गया और अपने बड़े भाई से मैं क्या हूं, छोटा हूं, तो मैं हो गया और मेरा बड़ा भाई ऊपर चला गया एक स्टेप, मतलब वो मुझसे बड़ा हो गया। अब कह रहा है कि परंतु बहन से 3 वर्ष बड़ा हूं। कह रहा है कि मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटा हूं लेकिन बहन से बड़ा हूं। तो बहन छोटी है 3 वर्ष, तो जब छोटी है तो बहन एक स्टेप नीचे चली जाएगी। तो सबसे नीचे कौन आएगा, सबसे नीचे बहन आएगी, उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद मेरा भाई आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिएगा ये हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा कि मेरी बहन की आयु इस समय 12 वर्ष है। तो चलिए यहाँ पे 12 वर्ष नोट कर लेंगे बहन के सामने। तो इसका मतलब बहन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब मेरी आयु कितनी होगी, तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि बहन से 3 वर्ष मैं बड़ा हूं, तो जब मैं 3 वर्ष बड़ा हूं तो 3 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे तो मेरी आयु निकल आएगी। तो मेरी आयु हो जाएगी 15 वर्ष। और फिर क्वेश्चन देखिए, इसने आगे ही कहा था कि मैं अपने भाई से 5 वर्ष छोटा हूं। जब 5 वर्ष छोटा हूं इसका मतलब कि भाई 5 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब कि 15 में जब 5 और ऐड कर देंगे तो भाई की आयु निकल आएगी। तो भाई की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। अब क्वेश्चन पूछा है कि माँ की आयु हमें निकालना था, तो शुरू में ही इसने कह दिया है कि मेरी माँ की आयु मेरे भाई की आयु के दुगनी है। तो भाई की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, और 20 का जब दुगना कर देंगे तो किसकी आयु निकल आएगी, माँ की आयु निकल आएगी। तो इसका माँ की आयु कितनी है, 40 वर्ष। 40 वर्ष देखेंगे कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक करेंगे। 15 नंबर देखिए उसने कह रहा है कि राजेश सुजीत से लंबा है, दीपेश सुजीत से छोटा है, राजीव सुजीत से अधिक लंबा है किंतु इतना अधिक नहीं जितना कि राजेश। अब कह रहा है क्वेश्चन कि चारों में सबसे अधिक लंबा कौन है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन हो गया, पहले जैसे जैसे कंडीशन बोलता जाएगा वैसे वैसे हम नोट करते जाएंगे। तो पहले कंडीशन कह रहा है कि राजेश सुजीत से लंबा है। सुजीत से लंबा कौन है, राजेश है, तो मतलब राजेश को ऊपर रख देंगे और सुजीत को नीचे कर देंगे। तो कुछ इस तरह हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे ऊपर क्या कर देंगे राजेश और नीचे क्या कर देंगे सुजीत को। फिर कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दीपेश सुजीत से छोटा है। तो दीपेश एक नया नाम आया और किससे छोटा है, सुजीत से। तो इसका मतलब सुजीत बड़ा हो गया और दीपेश छोटा है, तो दीपेश को सुजीत के नीचे कर देंगे तो खुद ही छोटा हो जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस का बना है, सबसे नीचे आ गया दीपेश, उसके बाद सुजीत आ गया, उसके बाद क्या हो गया, राजेश हो गया। अब कह रहा है कि राजीव, यहाँ नया नाम आया कि राजीव जो है सुजीत से अधिक लंबा है। तो सुजीत से अधिक लंबा कौन है, राजीव है। लेकिन कह रहा है कि किंतु इतना अधिक नहीं जितना कि इसका मतलब कि राजीव जो है वो सुजीत से अधिक लंबा है, लेकिन कह रहा है कि इतना नहीं जितना कि राजेश। इसका मतलब राजेश से छोटा है। इसका मतलब जो राजीव की जो कंडीशन है वो तो सुजीत से बड़ा है और राजेश से छोटा है। जब सुजीत से बड़ा और राजेश से छोटा है इसका मतलब बीच की कंडीशन का है, तो हम यहाँ बीच में लिख देंगे सुजीत और राजेश के बीच में। अब हमारा सीक्वेंस क्या बना, सबसे नीचे दीपेश हो गया, फिर उसके बाद सुजीत, उसके बाद राजीव, उसके बाद राजेश हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि चारों में सबसे अधिक लंबा कौन है। तो आप खुद ही देख सकते हैं सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है राजेश। राजेश देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर ये होता कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ दिख रहा है दीपेश, लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा राजेश है, इसलिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निर्देश दिया है कि निम्नलिखित शब्द समूह में विजातीय पद समूह को अलग छांटिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो 4 जो शब्द दिए गए हैं उनमें से 3 आपस में मैच कर रहे होंगे, एक जो होगा उस ग्रुप से मैच नहीं कर रहा होगा, जो नहीं मैच कर रहा है, जो मेल नहीं खा रहा है उसको हमें क्लिक करना है। देखिए ऑप्शन देखिए 16वां में देखिए क्वेश्चन में है, देखिए ऑप्शन में है आम, बी नंबर पे है सेब, सी नंबर पे है अंगूर और डी में है बैगन। अगर आप ध्यान से देखें ऑप्शन ए बी सी मतलब आम, सेब और अंगूर ये तीनों क्या है, एक फल है। लेकिन यहाँ डी नंबर पे देखिए बैंगन, बैंगन क्या है, एक सब्जी है। तो हमारा अलग जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी बैंगन जो है वो बिल्कुल भी क्या है, देखिए 3
जो तो है क्या है, फल हैं, लेकिन एक सब्जी निकल गई और अलग जो होगा उसी को हमें क्लिक करना है, तो बैंगन हमारा एकदम अलग जा रहा है तीनों से, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन कराया है, देखिए क्वेश्चन में आया है, ऑप्शन ए में है लाल, बी नंबर पे है हरा, सी नंबर पे है नीला और डी में है रंग। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए बी सी ये तीनों जो है किसी न किसी रंग का नाम है। जैसे कि लाल, लाल का है एक प्रकार का रंग का नाम है। बी नंबर पे देखिए हरा, हरा भी एक प्रकार का रंग का नाम है। सी नंबर पे है नीला, नीला भी एक प्रकार का रंग का नाम है। लेकिन डी में देखिए है रंग, रंग जो है किसी रंग, कोई किसी कलर का नाम नहीं है, बल्कि ये कॉमन शब्द है जो हरा, लाल, नीला, इन सभी, ये सभी क्या है, ये रंग हैं। लेकिन जो डी आया है रंग अपने आप में कोई रंग नहीं है, इसलिए जो अलग ऑप्शन जा रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए ऑप्शन ए में है घोड़ा, बी नंबर पे है गाय, सी नंबर पे है बकरी और डी में है भैंस। अगर देखिए चारों ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन ए में है घोड़ा, बी नंबर पे है गाय, सी नंबर पे है बकरी और डी में है भैंस। अगर ध्यान से देखो तो तीन इनमें ऐसे हैं जो दूध देने वाले मवेशी हैं, जैसे ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। गाय हो गए, दूध देती है, सी नंबर पे देखिए बकरी, ये भी दूध देती है, डी में है भैंस, ये भी दूध देती है। लेकिन घोड़ा क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं देता, तो अलग कौन सा जा रहा है, घोड़ा जा रहा है। एक ऐसे भी समझ सकते हैं और एक से दूसरी तरीके भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन जो गाय हो गया, बकरी हो गई और जो भैंस हो गई, ये सब फीमेल है। गाय क्या है, फीमेल है, बकरी क्या है, फीमेल में जाती है, भैंस क्या है, वो भी फीमेल में जा रही है, लेकिन घोड़ा किस में जा रहा है, मेल में जा रहा है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जो हमारा बेमेल शब्द है, वो जो अकेला जो मीनिंग दे रहा है अलग से, वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है घोड़ा, इसलिए हम ए नंबर 19 नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा है। देखिए सबसे पहले क्या है 44, फिर है 40, फिर है 34, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर है 16, उसके बाद है 4। मतलब देखिए सबसे पहले क्या है, देखिए 44 आया है, 40 आया है, 34 आया है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, फिर 16 आया है, उसके बाद 4 आया है। तो जहां प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे क्या फिलअप करना है, हमें ये देखना है। तो देखिएगा इसमें आप करेंगे क्या, सबसे पहले या तो आप देखिए, चूंकि हमारी स्टार्टिंग क्वेश्चन हमारा 44 हुआ है और एंडिंग किसमें हुआ, 400 है, तो आप चाहे 4 से लेकर 44 तक गिनती लिख लें या फिर 44 से 4 तक, मतलब सीधा या उल्टा लिख दें, दोनों ही सीक्वेंस में हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। चूंकि यहाँ उल्टा बताया गया है, पहले 44 को लिया गया है फिर 40 को लिया गया है, तो हमने भी इसी तरह फिर हम भी ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 44 लिखेंगे, उसके बाद 43, उसके बाद 42, फिर 40, इस तरह करके हम लिखेंगे। टोटल कहाँ तक आएंगे, 4 तक आएंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि दो संख्याओं के बीच में गैपिंग कैसे। देखिए पहले से ही सारा फॉर्मेट आपको यहाँ लिख दिया गया है। तो देखिएगा 44 और 40 के बीच में देखेंगे कितने संख्याओं की, कितने अंकों की गैपिंग है, 3 अंकों की। फिर देखिएगा दूसरा क्या आता है क्वेश्चन में, 40 के बाद 34 आ रहा है। अब 40 के बाद 34 आया है, तो 40 और 34 के बीच में कितने अंकों की गैपिंग है, 5 अंकों की गैपिंग है। फिर अब देखिएगा पहले में 3 का, उसके बाद आया 5 अंकों का गैपिंग, मतलब यहाँ विषम संख्या चल रही है। पहले में देखिए विषम संख्या कैसे चलती है, पहले 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 9, उसके बाद आएगा 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, फिर 21, ऐसे ऐसे चलेगी, मतलब एक एक संख्याओं की गैपिंग पे चलेगी। तो ये हमारी विषम संख्या होती है। तो विषम संख्याओं के अकॉर्डिंग ही इसमें गैपिंग है। जो पहले में अगर 3 हो गया तब दूसरे में कितना आएगा, 5 की गैपिंग। इसका मतलब जब 5 की गैपिंग हो गया तो 5 के बाद विषम संख्या क्या आती है, 7 आती है। इसका मतलब अब जो होगा 34 के बाद 7 अंकों की गैपिंग के बाद जो आएगा अंक, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देखेंगे 34 के बाद 7 अंक अगर आप काउंट करेंगे तो होगा 27, और 27 के बाद क्या आना चाहिए, हमारा 26 आएगा। जब 26 मतलब कि 34 और 26 के बीच में आप देखेंगे तो 7 अंक आएंगे, तो हमारा जो आगे आने वाला जो होगा अंक वो होगा 26। तो यहाँ आंसर भी हम देखेंगे 26 कहीं आया है, देखिए 26 नंबर बी में है, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमारा ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, आगे आने वाले अंक भी आने चाहिए। अब देखिएगा 7 की गैपिंग हो गई, 7 के बाद कितने अंकों की गैपिंग होनी चाहिए, 9 की होनी चाहिए। तो 9 की गैपिंग अगर आप करेंगे तो देखिएगा यहाँ जो आएगा 26 और 16 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 9 की गैपिंग आएगी, तभी 16 आएगा। अब 16 के बाद कितनी की गैपिंग आना चाहिए, 11 की गैपिंग आनी चाहिए। 9 आ गया, 9 के बाद 11 आना चाहिए। जब 11 की गैपिंग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब देखिए हमारा पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। सबसे पहले 44 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 34 हो गया। इसके बाद जो गैपिंग है वो कौन सा है, 26 हो गया। 26 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 4, और मिसिंग हमारा कौन सा था, 26 था, इसीलिए हमारा 26 आंसर आया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 6 आया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 9 आया है, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 12 आया है। तो यहाँ 2 जगह आया है। यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें फिल करना है कोई ना कोई अंक। अब इसमें कौन सा आएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लेते हैं। जानते हैं कि इसमें किया क्या गया है, सबसे पहले 2 अंकों को एक साथ पेयर बनाया गया, 2 अंकों के बाद तीसरे को गैपिंग किया गया है, फिर 2 अंकों के बाद फिर तीसरे को गैपिंग किया है, फिर 2 अंकों के बाद फिर तीसरे को गैपिंग किया। नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे हमारा देखिए 2 के बाद 3 आया, अब देखिए 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन हमने गैपिंग कर दी, उसको नहीं लिखना है। फिर क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, फिर 7 को छोड़ देना है, 8 के बाद 9 आएगा, 10 को छोड़ देना है, फिर 11 के बाद 12 आना चाहिए। ये हमारा ये सीक्वेंस है क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है। अब अगर इस क्वेश्चन के सामने हम ये जो हमने जो फॉर्मेट लिखा है इसके सामने अगर क्वेश्चन को अपने रख देंगे तो क्या इसमें मिसिंग आप समझ जाएंगे। देखिए 2 के बाद देखिए 2 के सामने 2 हो गया, 3 के सामने 3 हो गया, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6। अब देखिएगा इसमें 8 आया था और देखिएगा वहाँ पे जो आया है देखिए वहाँ 9 आया है, 8 मिसिंग है, तो इसमें हमारा पहला लेटर मिल गया अंक जो है वो है 8। फिर देखिएगा यहाँ पे देखिए 12 आया है, 12 के सामने 12, लेकिन उसके पहले क्या मिसिंग है, 11 मिसिंग है, तो इसमें हमें 11 मिल गया। इसका मतलब हमारा जो मिसिंग जो अंक है मतलब पहले में 8 फिल करना है और दूसरे में 11 करना है। तो और 8 और 11 देखेंगे कहाँ आया है, देखिए इसको ध्यान से अगर आप देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया है, तो डी नंबर को हम क्लिक। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए आया है DEF, उसके बाद देखिए कॉमा, फिर HIJ, उसके बाद कॉमा, MNO, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको करना कैसे है, देखिए इसमें भी क्या किया गया है, इसमें अभी तक देखिए उस पिछले क्वेश्चन की बात करें तो दो जो है अंकों का पेयर बनाया गया था, इसमें 3 लेटर का ग्रुप बना के चला गया है। तो देखिएगा सबसे पहले किया क्या गया है, इसको क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या किया गया है, देखिएगा DEF, डी के बाद क्या आता है ई के बाद F आता है, F के बाद क्या आता है G आता है, लेकिन यहाँ G नहीं लिखा गया, G के बाद क्या आता है H, तो मतलब यहाँ 1 लेटर का गैपिंग है। फिर देखिए H के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है। अब देखिएगा जे के बाद क्या आना चाहिए, एल, के और एल आना चाहिए, तो देखिए के और एल यहाँ मिसिंग कर दिया, मतलब पहले में ए की गैपिंग, दूसरे में 2 लेटर की गैपिंग। अब क्या है, एम आया है, एन आया है, ओ आया है। तो अब सोच के बताइएगा, पहले दोनों ग्रुप के बीच में 1 लेटर की गैपिंग, दूसरे और तीसरे के बीच में क्या है 2 की गैपिंग, तो अब तीसरे और चौथे के बीच में कितनी की गैपिंग होनी चाहिए, 3 की गैपिंग होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, यहाँ PQR की गैपिंग करेंगे और आगे आने वाला जो हमारा जो लेटर होंगे वो होगा STU, तो STU यहाँ पे मिसिंग है, तो STU देखेंगे ऑप्शन में कहीं आया है, देखिए STU आया है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 8वां अक्षर है, उस अक्षर से जो दाईं ओर के अंतिम अक्षर से बाईं ओर का 10वां अक्षर है, तो 10वां कौन सा अक्षर है इसे हमें ज्ञात करना। जानते रहिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही घुमाकर पूछ लिया गया है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जानते रहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, A to Z, सबसे पहले A to Z क्या कर लेंगे, ABCD लिख लेंगे, जैसे आपको दिख भी रहा है। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से, दाईं का मतलब क्या है, राइट साइड से, तो राइट साइड से 8वां है, तो राइट साइड से 8वां आप देखेंगे तो S आए। जानते रहिएगा हम Z तरफ से गिन रहे हैं, मतलब Z साइड से, क्योंकि राइट जो हमारा होगा वो Z होगा और लेफ्ट जो होगा वो A होगा, तो हमें राइट साइड्स की बात आई है, मतलब दाहिने तरफ, दाहिने मतलब राइट, राइट मतलब Z तरफ से। जब Z से आप काउंट करेंगे तो आपका S पे आएगा 8, जैसे आपका Z हो गया 1, Y हो गया 2, X हो गया 3, इस तरह करते जाएंगे तो S पे आपका 8 आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिएगा कि उस अक्षर से जो दाईं ओर के अंतिम अक्षर से, उस देखिए उस अक्षर का मतलब जो S है उसके दाहिनी ओर हमें जाना है अंतिम अक्षर के पास, तो दाहिना का अंतिम क्या है, तो हम देखेंगे कि जो दाहिना का जो अंतिम है S का वो है Z। अब Z से बाईं ओर का 10वां अक्षर है, तो Z से बाईं ओर का 10वां अक्षर है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, तो ज़्यादा रहेगा Z से मतलब बाईं ओर से 10वां, मतलब Z से बाईं ओर का 10वां जब आप काउंट करेंगे तो हमें ऐसे नहीं काउंट करना है कि Z हो जाएगा 1, Y हो जाएगा 2, X हो जाएगा 3, ऐसे नहीं जाना है, बल्कि Z के आगे जाना है, घूम कर आना है। जानते रहे कि ये राउंड पे चलता है, तो Z के बाद फिर से हमें A के बाद पहुंच जाएंगे, तो Z का मतलब हो जाएगा 1, और चूंकि बाईं तरफ से काउंट करना है तो Z के बाद तो बाईं तरफ जो लेफ्ट साइड की बात कर रहा है तो लेफ्ट साइड हमारा A आ जाएगा, तो हमें A के पास जाना है। तो हमारा Z से कह रहा है तो Z 1 हो गया, A आपका 2 हो जाएगा, B जो हो गया आपका 3 हो जाएगा, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह करते हुए आएंगे, तो आपका I पे आपका 10 कंप्लीट होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो I हो जाएगा। I देखें कहीं आया है, देखो ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक। जानते रहिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जानते रहिए इसमें जो है यहाँ जो कह रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि आपको Y के Z के बाद अगर आपको बायां या फिर लेफ्ट बोलेगा तो लेफ्ट का मतलब हमें ये नहीं जाना है कि Y X W V U T S ऐसे आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि आपको जब लेफ्ट साइड से बोलेगा तो लेफ्ट साइड का मतलब आप A की तरफ तुरंत पहुंच जाएंगे। और चूंकि कह रहा है Z से हमें काउंट करना है, इसलिए हमने Z को 1 मान लिया है, A को हमने 2 माना है, B को 3 माना है, C को 4 माना है, ऐसे ऐसे करते हुए हमारा जो 10 कंप्लीट होगा वो होगा I पे, इसीलिए हमारा I आंसर सही हो गया।
23 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उल्टे क्रम में संजोए जाते हो तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। तो देखिए उसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन में कंडीशन क्या बताएगी, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर उल्टे क्रम में संजोए जाए, मतलब उल्टे क्रम में लिखा जाए, जैसे ABCD नहीं बल्कि Z से शुरू किया जाए और एंडिंग अगर A पे हो तो इस तरह से लिखा जाए जैसे आपको दिख भी रहा है। तो कंडीशन क्या कह रहा है, तो दाईं ओर, तो दाईं ओर, दाईं मतलब कि राइट साइड से तीसरे अक्षर, तो राइट साइड से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो राइट साइड देखिए A हो गया 1 और B हो गया 2 और C हो जाएगा 3, तो राइट साइड से तीसरा हमारा C हो जाएगा। तो कह रहे हैं तीसरे अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर 13वां अक्षर कौन होगा। अगर 13वां अक्षर अगर C से अगर देखेंगे बाईं तरफ, मतलब लेफ्ट तरफ अगर जाएंगे तो D E F G H ऐसे अगर 13वां अक्षर काउंट करेंगे तो 13वां अक्षर हमारा P पे आएगा। तो P देखिए ऑप्शन कहीं आया है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए A में आया है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में अनिल का ऊपर से 14वां स्थान, ऊपर का मतलब होता है एकदम लास्ट से काउंट करते हुए आएंगे, तो 14वां स्थान किसका है, अनिल का, तथा अविनाश का नीचे से 18वां स्थान है। नीचे का मतलब होता है एकदम शुरू से अगर 1 2 से काउंट करेंगे तो 18वां स्थान है। तो बताइए उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमारे पास दो है, एक कह रहा है कि अविनाश का नीचे से 18 है और अनिल का ऊपर से 14वां है। तो आपको करना क्या है, दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे, 18 और 14 को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी वो आएगी 32। तो टोटल कितनी संख्या है, 32 है। 32 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है वो करेंगे क्या, 1 से लेकर 32 तक आप काउंट कर दीजिए। 1 से 32 तक काउंट करेंगे तो जब लास्ट से गिनते हुए 14 नंबर आएंगे, 14 काउंट करेंगे 1 2 3 जो करके, तो हमारा जो देखेंगे आप कि 19 पे 14 आगे कंप्लीट होगा, तो 19 तक यहाँ कम 14 कंप्लीट हो जाएगा और 18 हमारा है ही, तो 18 और 14 को जो आपस में कंबाइन कर देंगे फिर 32 ही आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी। 25 नंबर देखिए कुछ कह रहा है कि अजय जिसका कि 42 विद्यार्थियों में कक्षा में 26वां स्थान है, अभय से 8 स्थान आगे है, बताइए अभय का अंतिम स्थान से कौन सा रैंक है। ये हमारा क्या है। अब देखिए क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। देखिए क्वेश्चन जिससे कह रहा है कि अजय जिसका कि 42 विद्यार्थियों में कक्षा में 26वां स्थान, तो मान लेंगे 42 स्टूडेंट हैं और कक्षा में 26वां स्थान किसका, अजय से, मतलब अगर 1 2 से काउंट करें तो 26वां स्थान किसका आ रहा है, अजय का आ रहा है। तो हम नोट कर लेंगे 26वां स्थान किसका है, अजय का है। फिर कह रहा है कि अभय से 8 स्थान आगे है, तो अभय से 8 स्थान कौन आगे है, अजय, तो अजय का 26 स्थान है और वो क्या है, अभय से 8 स्थान आगे है। तो इसका मतलब अभय 8 स्थान कम है उससे। जब कम है तो हम करेंगे यहाँ लिख देंगे कि 8 स्थान अभय के सामने लिख दिए 8 स्थान ये है। अब अगर अभय की हमें पोजीशन निकालना हो कि 42 स्टूडेंट में कितने पोजीशन पे है, तो हम कह रहे हैं क्या 26 में 8 को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 18। तो इसका मतलब कि अभय का जो पोजीशन है वो है 18वीं रैंकिंग है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए अभय का अंतिम से कौन सी रैंकिंग होगी। इसका मतलब अगर लास्ट से काउंट करें, जैसे 42 के बाद 41 आएगा फिर 40 आएगा, अगर आखिरी से हम काउंट करते हुए आए तो उसका जो है आखिरी से कौन सी रैंकिंग आएगी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, क्योंकि जितना हमने यहाँ पे घटाने के बाद 18 आया है तो हम करेंगे क्या कि 42 में 18 को हम घटा देंगे। जब 42 में 18 को घटा देंगे तो आ जाएगा 24 और चूंकि वो खुद ही 18वां नंबर वो खुद ही है तो एक यहाँ पे प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 25। तो इसका मतलब जो उसकी रैंकिंग है वो कौन सी है, 25। 25 देखिए कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर सी में आया है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 42 तक आप गिनती गिन लीजिए। अब हमें पता है कि अभय की कौन सा पोजीशन है, 18वीं है, तो 18वीं पे क्लिक कर दीजिए। अब लास्ट से काउंट करते हुए आप आएंगे तो 18 नंबर पे आपको 25 काउंटिंग यहाँ आएगी, 25 नंबर मिलेगा। मतलब जैसे 42 को 1, 41 को 2, 40 को 3 ऐसे से काउंट करते हुए आएंगे तो आपका 18 नंबर पे 25 संख्या कंप्लीट होगी। तो उसका जो पोजीशन हो गया है 25वीं, जानते रहिएगा। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे। आज हमने यहाँ पे फिर से 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।